Very good afternoon. Jai Hind, Namaskar. This is the first video on English grammar for Assam TED, Assam Special TED, 6 Schedule TED जिसे हम कहते हैं और all kinds of competitive examination जहाँ पर English grammar के questions आते हैं. This video will be very much helpful for them. तो यहाँ पर इस वीडियो पे हम कवर करेंगे करेक्ट आंसर और वॉइस चेंज के कुछ क्वेश्चंस, उसके साथ उसको एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि डाउट्स भी क्लियर हो जाए इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आप पेन एंड पेपर लेकर रखिए क्योंकि बहुत कुछ नोट डाउन करना है. यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. वैसे फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर का रखा हुआ आई विश आई बी ए रिच मैन. ज़्यादातर हम लोग ये गलती करते हैं कि बी मिला तो टीचर भी बोल रखा हुआ है कि वेयर लगाओ, बी मिला तो वेयर लगाओ. क्यों लगाओ, इसका कारण जान लीजिए ताकि कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. आई विश आई बी ए रिच मैन, इसका हिंदी मीनिंग या बंगाली मीनिंग या डिमासा मीनिंग या अपनी भाषा में मीनिंग, एसामिस मीनिंग निकाल कर देखिए क्या बोल रहा है. काश में एक अमीर आदमी होता, काश में एक अमीर आदमी होता. तो अगर मैं यहाँ पर वाज लगाता हूँ, जबकि आई विश ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड है, इसका नाम है पास्ट सब्जंक्टिव मूड, यानी अनट्रू पास्ट को यानी असत्य अतीत को एक्सप्लेन करता है जो सच नहीं है. ये अनट्रू स्टेटमेंट को जहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर यूज़ करते हैं तो बी का सेकंड फॉर्म वाज एंड वेयर है, तो हम यहाँ पर वेयर क्यों नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर वाज क्यों नहीं लगाएंगे, जबकि आई सिंगुलर है, आई वाज होना चाहिए. रूल बोल रहा है कि ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड है क्योंकि आई विश के साथ हम यहाँ पर पास्ट सब्जंक्टिव मूड लगाते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गया बी, बी का सेकंड फॉर्म वाज एंड वेयर. आई सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वाज, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं यहाँ पे वेयर. क्यों? क्योंकि ये अनट्रू स्टेटमेंट है, इसीलिए अनट्रू एग्रीमेंट लगाया जाता है, जबकि आई के साथ ट्रू एग्रीमेंट आई वाज है. एग्रीमेंट मतलब क्या, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. जैसे आई एम, ही इज, शी इज, दे आर को दे के साथ आर, शी के साथ इज, आई के साथ एम, ये क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. तो ये एग्रीमेंट आई तो सिंगुलर है जिसके साथ वाज होना चाहिए, हम फिर भी यहाँ पर वेयर अनट्रू एग्रीमेंट लगा रहे हैं क्योंकि एक अनट्रू स्टेटमेंट को क्लियर करना है. अगर मैं वाज लिखता हूं तो आई वाज ए रिच मैन, आई वाज ए रिच मैन, मैं अमीर आदमी था, काश मैं अमीर आदमी था, क्या ये मीनिंग बनता है? नो. आई विश मतलब क्या, काश, काश मैं अमीर आदमी था, क्या ये मीनिंग बनता है? नहीं. काश मैं अमीर आदमी हूं, क्या मीनिंग बनता है? नहीं. काश मैं अमीर आदमी बनूंगा, ये क्या मीनिंग बनता है? नो. काश मैं अमीर आदमी होता, दैट मीन्स मैं नहीं हूं, दैट इज अनट्रू पास्ट. दैट्स वाई बी का सेकंड फॉर्म यहाँ पर वाज होने के बावजूद भी हम वेयर लगाएंगे. अनट्रू स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए अनट्रू एग्रीमेंट यूज किया जाता है. मूविंग फॉरवर्ड, इफ इट नॉट रेन आई वी शैल गो. तो यहां पर क्या है, जब भी करेक्टेंस करते हैं आपको इफ वाला क्वेश्चन मिल जाता है, इसे कहते हैं कंडीशनल्स. यानी ये सेंटेंस एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्टेड है, ये शर्त है इसमें. तो अभी हमें देखना है क्या शर्त लगा हुआ है. गौर से अगर देखते हैं, अगर इफ वाला सेंटेंस में ये कंडीशनल्स हैं, तो जो ब्रैकेटेड पोर्शन है उसको आंसर करना है, तो हमें उसको नहीं देखना है, हमें राइट हैंड साइड में जो सेंटेंस लिखा हुआ उस सेंटेंस को देखते हैं. यहां पर क्या लिखा है, वी शैल गो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो इस जो कंडीशनल है इसका पेयर बना रहता है, सेट बना रहता है. एक होता है ओपन कंडीशन, एक होता है इमेजिनरी कंडीशन, एक हो गया अनफुलफिल कंडीशन, एक हो गया यूनिवर्सल कंडीशन. ये सारा एक्सप्लेन किया है मेरा कंडीशनल वाला वीडियो, यानी मेरे चैनल पे दूसरा नंबर वीडियो जो है, दूसरा नंबर वीडियो वो कंडीशनल्स और दूसरा वाला मूड पर है, तीसरा चौथा वाला कंडीशनल्स पे है. तो आप गौर से देखिए, आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर मैं लिंक में, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं. कंडीशनल्स और एक हो गया मूड, सब्जंक्टिव मूड. तो इफ हो गया ये कंडीशनल्स. नॉट रेन, इसका मालूम करना है तो मुझे राइट हैंड साइड पे देखना है. राइट हैंड साइड पे यानी जो सेंटेंस लिखा हुआ है वी शैल यानी इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है. अगर इधर इंडेफिनिट टेंस है तो इसी साइड में भी इंडेफिनिट टेंस होगा, अगर इस साइड में पास्ट टेंस है तो इस साइड भी पास्ट टेंस होगा. तो यहाँ पर शैल का कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है. तो यहाँ पर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देना है. दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिड तो कभी नहीं हो सकता, वुड तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. और डू नॉट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. तो बचा क्या, डज नॉट रेन. तो आंसर क्या बना, इफ इट डज नॉट रेन वी शैल गो, क्योंकि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. फिर से बोल रहा हूं, अगर हम लोगों का एक साइड, ये साइड अगर प्रेजेंट टेंस है तो इस साइड भी प्रेजेंट टेंस होगा, इस साइड फ्यूचर टेंस है तो इधर भी फ्यूचर, इस साइड अगर परफेक्ट टेंस होगा तो इधर भी परफेक्ट टेंस होगा. लेकिन एक साइड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जरूर कॉमन होगा. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल, विल, मे, कैन, डेयर, नीड, मस्ट, ऑट, यूज्ड, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं.
तो यहाँ पर वी शैल, वी मे भी हो सकता है। कुछ कुछ बोलते हैं फ्यूचर, ये सर फ्यूचर क्यों नहीं बोल रहे हो आप? अगर मैं इसमें मे लगा दूं आंसर वही का वही रहेगा। तो मे तो फ्यूचर नहीं है, मे तो क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सिंपल, अगर यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट इस शैल को हटा दूं मैं, जब भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाला सेंटेंस मिले ना, तो शैल को हटा दीजिए आप, इस सेंटेंस को हटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो वी गो कौन सा टेंस लग रहा है? ये इंडिफिनिट टेंस लग रहा है। तो कौन सा इंडिफिनिट? अभी लगा दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये मॉडल इंडिफिनिट टेंस है और शेल प्रेजेंट फॉर्म है। तो अगर इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट होगा, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा। तो अगर इधर शुड होता तो इधर डीड होता। तो ऑब्वियसली यहां पर एक ही आंसर करेक्ट होता है, डज नॉट रेन। सो मूविंग फॉरवर्ड, आई होप इट इज क्लियर। आगे देखिए, आई रीड अ बुक व्हेन यू केम। जब भी करेक्टेंस करते हैं हमें आइडेंटिफिकेशन ढूंढना होता है। जब हम रिटर्न काम कर रहे हैं, याद रखिए व्हेन इज द साइन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन तभी जब व्हेन के साथ एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये रहा केम। अगर ये काम होता ये कंडीशनल्स में चला जाता। तो क्या बन गया? जब भी व्हेन और साथ में एक पास्ट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो वो ब्रैकेटेड पोर्शन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऑब्वियसली दैट मींस वाज रीडिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैन डाइड आफ्टर। जैसे क्वेश्चन में आफ्टर और बिफोर मिल जाए, बिफोर और आफ्टर ये दोनों, इनमें से कोई एक मिल जाए, साथ साथ हमें ढूंढना है क्या सेंटेंस में कोई पास्ट टेंस है कि नहीं है। देखिए पास्ट टेंस कोई होगा जरूर, ये रहा डाइड, तो वो ब्रैकेटेड पोर्शन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का काफी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। एक हैज बीन है, यदि पास्ट हैज तो पास्ट है नहीं तो हटा दो। वाज ये परफेक्ट टेंस है नहीं, ये तो इंडिफिनिट टेंस है। वेयर भी इंडिफिनिट टेंस है, तो बचा क्या? हैड बीन। तो ये कहाँ से आया? अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर इन पास्ट टेंस, मतलब यहाँ पर मुझे परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा। मुझे आफ्टर मिल गया, साथ में एक पास्ट टेंस भी मिल गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रैकेटेड पोर्शन मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट ही, उसके बाद आया हैड, उसके बाद आया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बी का थर्ड फॉर्म क्या है? बिन। सो ही हैड बीन इल फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक, सॉरी। मूविंग फॉरवर्ड, आई कुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू कम। मैंने अभी कहा था कंडीशनल्स, ये इफ वाला देखकर मुझे मालूम पड़ गया ये कंडीशनल्स है, ये कंडीशनल्स है और ये ब्रैकेटेड पोर्शन है। ब्रैकेटेड पोर्शन को मुझे आंसर करना है, तो मुझे इस साइड में देखना है ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कुड और हैव। जहां पर भी कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को अब ऐसे बंद कर दीजिए, उसके बाद पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आई हैव हेल्प्ड यू, ये परफेक्ट टेंस है, तो उस साइड भी परफेक्ट टेंस होगा। सिंपल, इस साइड में परफेक्ट टेंस है तो इस साइड में परफेक्ट टेंस होगा। सवाल आया, एक साइड में मॉडल होता है और एक साइड में नॉर्मल टेंसेस होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मॉडल जैसे कि मैंने कहा था शेल, विल, कैन, कुड, ये शेल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, डेयर, इस तरह का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी मेरे वीडियो में लिंक में मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो इधर परफेक्ट टेंस है तो यहां भी परफेक्ट टेंस होगा, इधर इंडिफिनिट टेंस है तो इधर भी इंडिफिनिट होगा, इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट होगा, इधर पास्ट है तो उधर भी पास्ट होगा। तो कुड का फॉर्म कौन सा है? ये प्रेजेंट फॉर्म है ना पास्ट फॉर्म है? ऑब्वियसली पास्ट फॉर्म है, तो उस साइड में परफेक्ट टेंस वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। यानी केम तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इंडिफिनिट टेंस है, माइट हो नहीं सकता क्योंकि ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी मॉडल है, दोनों साइड में मॉडल हो नहीं सकता। ये माइट फिर मॉडल डाल दिया तो बात में वही कैंसिल हो गया। तो बचा कौन? पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड कम, यू सब्जेक्ट, हैड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्म ऑफ कम इज कम। कम का थर्ड फॉर्म कम ही है। तो क्या बना? इफ आई कुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड कम। इसको कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन। इसका भी डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा, आप देख लीजिए, बहुत इजी है। अच्छा से अगर अलग से वीडियो, क्योंकि यहां पर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। कोनिता राइट द नोट सिंस 5 PM। नाउ कोनिता मेरी वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, बहुत पुरानी, बहुत अच्छी स्टूडेंट्स है। तो जैसे मुझे करेक्ट टेंस में सिंस मिल जाए जो इंडिकेट कर रहा है किसी टाइम को, इंडिकेट कर रहा है किसी टाइम को, तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। यहाँ पर हैज भी है, यहाँ पर भी हैज भी है, लेकिन यहाँ पर कंटीन्यूअस नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स परफेक्ट टेंस है। तो बचा हैज बीन राइटिंग। तो वेरी सिंपल, वो पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट होगा। तो कोनिता हैज बीन राइटिंग द नोट सिंस। सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ आई बी हियर सिंस 2022। नाउ ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान से देखिए। जैसे बी देखते ही हम लोग को एक बीमारी है वेयर लगाने का, तो अगर इसमें वेयर लगाते कितना कचरा हो जाता है, जस्ट इमेजिन करके देखिए। सिंस इंडिकेट कर रहा है क्या? सिंस ओ किसी टाइम को इंडिकेट कर रहा है। देखिए टाइम को मतलब कोई समय को, या 2002, 2001, 6 बजे, 7 बजे, रविवार, मंगलवार, सुबह, शाम, ये किसी इंडिकेट कर रहा है किसी टाइम को, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव एंड हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पर बी वर्ब है, बी का प्रेजेंट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे बी प्लस आईएनजी बीइंग, ये वर्ब नहीं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट मींस इसका वर्ब फॉर्म नहीं है।
तो फॉर्मूला बोल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सिंस लग गया और टाइम को इंडिकेट कर रहा तो बनना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन नहीं दिया गया, ऐसा क्यों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी होगा और बी का प्रेजेंट फॉर्म प्लस आईएनजी बीइंग वो वर्ब नहीं होता, तो हम एक स्टेप उल्टा जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से पहले कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस यहाँ पर कौन सा है? वेयर तो नहीं है, एम भी नहीं है, हैड तो पास्ट हो गया, ये मैंने ऑक्सिलरी गलत लिख दिया यहाँ पर क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर होगा हैव। सो आई हैव बीन हियर सिंस 2005, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हैव लगेगा। ये चीजें आपको ख्याल रखना है, क्वेश्चन में कभी गलती हो जाए तो ध्यान रखिएगा। सो वेरी सिंपल, आपको आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि बी का कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरांड बनाकर उसको यूज कर सकते हैं, वर्ब बनाकर यूज नहीं कर सकते। तो वर्ब बना नहीं सकते तो क्या करें, एक स्टेप उल्टा जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट मिल जाता है, बस उसको बना लीजिए। मूविंग फॉरवर्ड, आई सॉ हिम गेट ऑफ द बस, इसमें देखिए कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, दिमाग ठंडे दिमाग से लगाना है। ये जो गेट है, जो वर्ब आपको ब्रैकेट में मिल रहा है ना, जो वर्ब आपको ब्रैकेट में क्वेश्चन मिल रहा है, उसको ही तो हमें फॉर्म देना है। तो फॉर्म ये तब होगा ना जब इसके साथ में कोई सब्जेक्ट होगा, इसके पास कोई सब्जेक्ट होगा। गेट का सब्जेक्ट कौन सा है? गेट का सब्जेक्ट नहीं है आई सो हिम, सो हिम का सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, करता। इस सेंटेंस में काम क्या है? मैंने देखा था, तो कार्य क्या है? देखना। इस देखने का कार्य कौन कर रहा है? किसने किया? आई ने, तो ये रहा सब्जेक्ट। हिम मतलब कौन? ऑब्जेक्ट, यानी इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हिम पर। आई सो हिम, मैंने उसको देखा, तो ये आई हुआ सब्जेक्ट, सो हुआ वर्ब और हिम हुआ ऑब्जेक्ट। तो इस भाई साहब का गेट का सब्जेक्ट कहां पर है? गेट का सब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिल जाए जहां पर आपको वर्ब का कोई सब्जेक्ट ना मिले, तो उस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लेकर आइए। आई सॉ हिम गेटिंग ऑफ द बस, मैंने उसको बस से उतरते हुए देखा। तो वाज गेटिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसका सब्जेक्ट चाहिए। आई वाज गेटिंग, गॉट नहीं हो सकता क्योंकि इसका भी सब्जेक्ट चाहिए वर्ब, तो सब्जेक्ट कहां पर है? हैज गॉट, इसका भी सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि गॉट हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हैज गॉट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वाज गेटिंग हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी सभी का सब्जेक्ट होता है। इसका सब्जेक्ट नहीं है गेटिंग का, क्यों? क्योंकि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कहा था बी प्लस आईएनजी बीइंग, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, वो जिरांड बनता है, लेकिन वो हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते बी का, क्योंकि वर्ब नहीं बना सकते। इसी प्रकार जब किसी वर्ब ब्रैकेट में दे दे आपको, उस वर्ब का सब्जेक्ट आसपास नहीं है, आसपास के उसके पहले नहीं है, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी गेटिंग ऑफ द बस कर दीजिए। मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम चलते हैं वॉइस चेंज की ओर। हु टीचेस यू इंग्लिश? इस वीडियो में कुछ ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर पार्ट 2 कल आ जाएगा, फिर रेगुलर में डालता रहूंगा। अभी ग्रामर लगातार हर दिन जाएगा। हु टीचेस यू इंग्लिश, यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, गौर से देखिए, दो ऑब्जेक्ट है इसमें। एक हो गया, सबसे पहले क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? टीच। कौन कर रही है? टीच। हु, ये तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, सवाल पूछने वाला है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? किसको पढ़ा रहा है? यू यानी ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश यानी ऑब्जेक्ट। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट है, तो मैं पहले ऑब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे ऑब्जेक्ट में क्यों जाऊं जबकि मेरे पास ये है? तो हु का नॉर्मली पैसिव होता है बाय होम, तो बाय होम यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो पहला वाला नंबर 3 को तो हटा दीजिए, 3 का तो कोई नौटंकी बनेगा नहीं कि हु का हु नहीं होता है। तो बाय होम आंसर बनेगा। तो याद रखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन वाला, और इंटरोगेटिव तभी बनता है जब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ये आप बाय हुम यू वेयर यानी ऑक्सिलरी वर्ब को बाद में लिखा गया, तो मींस ये कैंसिल हो गया, ये इंटरोगेटिव नहीं बनेगा, ये गलत सेंटेंस है। फिर यहाँ पर हु वाज बाय हुम, यहाँ पर भी इंग्लिश लगा रखा है, सब्जेक्ट नहीं है, और ऑक्सिलरी नहीं है आगे, तो वैसे भी ये गलत है क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट को हमने लिया है। तो थर्ड वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन भी हु है, ये भी हु है। तो फोर्थ में आते हैं बाय हुम, ये रहा यू, यहाँ पर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, फिर भी हमने वेयर को आगे लाया। जब तक ऑक्सिलरी वर्ब आगे नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा इंग्लिश में। बाय हुम वेयर यू टॉट इंग्लिश, इसका अगर कोई बोले कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ तो बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, ये आंसर बनेगा। अगर बोले ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए तब, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ना दे तो मैं इस अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को छोड़कर सेकंड ऑब्जेक्ट में क्यों जाऊं? ऑब्जेक्ट मतलब जो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट यानी मेरे और एक वीडियो है वहां पर डू डस डीड लिखा हुआ है, उस वीडियो को क्या कहते हैं थंबनेल में, वहां पर आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? जो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है। ये टीच किसको, तो किसको का जवाब हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि वो पर्सन हो जाएगा। क्या का जवाब हो गया कोई चीजें, तो बन गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो
तो वेरी सिंपल, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इतना समझना नहीं है हमको, सिंपल है, टीच है, हु टीचेस यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन यहां पर एक गलत हो जाता है, गौर से देखिए, सारा का सारा ऑप्शन गलत है फिर, क्योंकि ये टीचर्स प्रेजेंट टेंस है, तो ये जो वेयर है ना, ये हो जाना चाहिए आर। यहां पर मेरी से गलती हो गई टाइप करने में, और बोलते बोलते मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, हु टीचर्स, यो प्रेजेंट फॉर्म है, टीचर्स ये रहा प्रेजेंट फॉर्म है ये, तो दैट्स माय मिस्टेक। आप इसको गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। तो बाकी देखो, यहाँ पर वेयर है, यहाँ पर वाज है, यहाँ पर वाज है, सबको उड़ा के पटक दो, क्योंकि प्रेजेंट टेंस बस एक ही जगह पर है, और ऑक्सिलरी जब तक आगे नहीं आएगा इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट, व्हाट इन्फॉर्मेशन वेर यू गिवन बाय हिम। तो सबसे पहले पहचानना है वेयर मतलब ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टेंसेस में आता है। ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस में आता है जब हम वॉइस टेंस कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट, वैसे भी पास्ट इंडेफिनिट और वॉइस टेंस क्या किसी भी सेंस में कभी वेयर क्या परफेक्ट टेंस में जा सकता है क्या? नहीं। तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर कंटीन्यूअस होता है यहाँ पे या तो आईएनजी या तो बीइंग होना था, सेंटेंस में ना ही आईएनजी है ना ही बीइंग है, मतलब ये कंटीन्यूअस नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन व्हाट इन्फॉर्मेशन, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो व्हाट इन्फॉर्मेशन आगे रहेगा, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, नंबर 1 हटा दीजिए। तो ये व्हाट इन्फॉर्मेशन, व्हाट इन्फॉर्मेशन, व्हाट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट। उसके बाद क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आंसर डिड से होगा, तो डिड में आ जाते हैं। हेड वाला, हेड तो परफेक्ट टेंस होता है, तो इसको हटा दीजिए, तो बचा बी और डी। बी पे भी डी है, इसमें भी डी है। एक बात हमें मालूम है, जैसे डिड लगाते हैं हम तो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म लेकर आते हैं। ये रहा गिव, यहां पर लिखा गेव, दैट मींस डिड के साथ गेव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे डिड लगेगा तो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगा। दैट मींस नंबर डी इज रॉन्ग। तो आंसर इज व्हाट इंफॉर्मेशन डिड ही गिव यू। So moving forward, society has seized the power given by science for destruction. इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, बाई देखकर ही लगता है कि ये पैसिव है। नहीं, अगर ये पैसिव है, बाई कब पैसिव बताता है? जब डूअर ऑफ द एक्शन यानी करता, वो काम को कौन कर रहा है? वेरी सिंपल ना, सेंटेंस में आगे देखिए, हैज मतलब परफेक्ट टेंस, और हैज मतलब परफेक्ट टेंस तभी पैसिव होगा ना जब इसमें बिन होगा। बिन कहां है? दैट मींस ये एक्टिव है। ये रहा सब्जेक्ट सोसाइटी हैज, एंड थर्ड फॉर्म वाज सीज्ड, ये रहा ऑब्जेक्ट। बाकी मुझे देखने की जरूरत नहीं है। द सोसाइटी हैज सीज्ड द पावर, तो ये परफेक्ट टेंस है। हैज मतलब परफेक्ट टेंस एक्टिव, उसके साथ बिन ढूंढिए, यानी हैज बिन का कॉम्बिनेशन कहां पर है? ये रहा हैज बिन का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हैज का तो हेड नहीं होगा ना, हम नरेशन थोड़ी कर रहे हैं। वाज नहीं हो सकता क्योंकि इंडेफिनिट टेंस में आता है ये, और कंटीन्यूअस टेंस में आता है। कंटीन्यूअस नहीं हो सकता कि देखो यहां पर कोई आईएनजी और बीइंग नहीं है, तो कंटीन्यूअस नहीं है, ये इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए मैंने पहचान लिया। और सवाल ही खत्म, क्योंकि हैज और वाज का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है वॉइस टेंस में, तो पटक दो। हैज का हेड कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो भी पटक दो। ईज का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि ईज मतलब इंडेफिनिट टेंस होता है या फिर कंटीन्यूअस टेंस होता है। बेग योर पार्डन। तो बचा क्या? हैज परफेक्ट टेंस और हैज बीन परफेक्ट टेंस पैसिव। तो ये रहा द पावर हैज बीन सीज्ड बाय द सोसाइटी गिवन बाय साइंस फॉर डिस्ट्रक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, दे स्टिल डिनाई वुमेन द राइट टू वोट इन सम कंट्रीज। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, हमको सिर्फ 2 चीज से मतलब है, 3 चीज से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या लिखा है, एक्शन क्या है, क्रिया क्या है? डिनाई। कौन कर रहा है? दे सब्जेक्ट। किसको कर रहा है? वुमेन ऑब्जेक्ट। तो आया दे सब्जेक्ट, डिनाई वर्ब, वुमेन ऑब्जेक्ट। डिनाई कौन सा फॉर्म है? ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि डिनाइड पास्ट टेंस है। दैट मींस ये इस सेंटेंस में और एक चीज है, देखिए कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन में नहीं है। बिना ऑक्सिलरी का इंग्लिश में 2 ही टेंस बनता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिना ऑक्सिलरी का इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, एम इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, डेयर, नीड, माइट, ऑट, शुड, कुछ है? तो चाहे जितना भी लंबा हो, कुछ मतलब नहीं है, इसमें ऑक्सिलरी नहीं है, तो ये इंडेफिनिट टेंस है। सवाल आया अभी प्रेजेंट या पास्ट। प्रेजेंट में प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, पास्ट में पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। इसमें डिनाई को देखिए, वर्ब को, क्या इसमें पास्ट टेंस है? नहीं, ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सब्जेक्ट दे, डिनाई वर्ब, वुमेन ऑब्जेक्ट। तो पैसिव आया वुमेन, ये रहा वुमेन, सारा वुमेन से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट है तो वेयर और वेयर को हटा दीजिए। वे नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। हैव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये परफेक्ट टेंस नहीं है, परफेक्ट टेंस होता तो यहां पर भी हैव होना चाहिए था। तो नंबर डी और नंबर बी खत्म, बचा कौन? नंबर ए और नंबर सी। सी पे गौर से देखिए, अगर देखें तो मालूम हो जाएगा। यहां पर स्पेलिंग देखिए, MEN है, यहां पर MAN है, और MEN मतलब प्लूरल है, और क्वेश्चन में भी प्लूरल है, यहां पर आर लगा कर रखा है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो बचा क्या? ये। इतना अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो भी काम चल जाता, अगर मुझे टेंस मालूम नहीं है। अगर ये डिनाई प्रेजेंट फॉर्म मुझे मालूम हो गया तो ये वेयर पास्ट है और है परफेक्ट टेंस है, जिसका कनेक्शन नहीं है। और वीमेन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, यहां पर देखिए सिंगुलर बना रखा है, तो आंसर क्या बनेगा? वीमेन आर स्टिल डिनाइड द राइट टू वोट इन सम कंट्रीज।
ऑलमोस्ट हम खत्म की ओर जा रहे हैं। तो बाय होम वाज ही अरेस्टेड, ये हो गया। फिर ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढते हैं, हमें क्या मिला? ऑक्सिलरी वर्ब वाज मिला, मतलब ये या तो कंटीन्यूअस टेंस है या तो इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का। प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता, तो बचा हैज कैंसिल, हैव कैंसिल। हैज और हैव ये दोनों प्रेजेंट का फॉर्म है, तो ये गायब हो गया। तो बचा हैड और अरेस्टेड। हैड मतलब परफेक्ट टेंस, क्या यहां पर क्वेश्चन में परफेक्ट टेंस है? नहीं है, तो सवाल खत्म। बचा क्या? हु अरेस्टेड हिम। वेरी सिंपल, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव है। ये रहा ऑब्जेक्ट ही, वाज ऑक्सिलरी वर्ब, अरेस्टेड बाय होम। बाय होम क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो ऑक्सिलरी को उठाकर, सॉरी बाय होम को उठाकर आगे लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज they have to solve this sum, they have to solve, oh sorry, we have to solve this sum। वेरी ऑफन क्या होता है, हैव देखते हैं हमको लगता है ये परफेक्ट टेंस है। याद रखिए परफेक्ट टेंस यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए। क्या इस सेंटेंस में कहीं पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है? नहीं, टू वर्ब है, टू सॉल्व, टू राइट, टू गो, टू स्लीप, तो ये हुआ इन्फिनिटिव। तो टू वर्ब का टू बी वर्ब होगा, टू वर्ब का टू बी वर्ब, टू डू टू बी डन, टू सी टू बी सीन, टू वॉच टू बी वॉच, टू प्ले टू बी प्लेड। तो यहाँ पे टू बी सॉल्व्ड कहां पर है? देखिए टू बी सॉल्व्ड, टू बी सॉल्व्ड, टू बी सॉल्व्ड, ये रहा टू बी सॉल्व्ड, ये रहा टू बी सॉल्व्ड, और ऊपर में भी है एक टू बी सॉल्व्ड यहां पर। तो दोनों में से कौन आंसर होगा? ये दो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा गया ये दोनों। इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, याद रखिए। टू वर्ब का टू गो टू बी गन, टू सी टू बी सीन, टू वॉच टू बी वॉच्ड, टू प्ले टू बी प्लेड। तो यहां पर दोनों में टू बी है, तो पहचाने कैसे? इसमें हैज है, उसमें हैव है, दोनों एक ही आइडेंटिटी है, क्योंकि हैव लगता है प्लूरल के साथ और हैज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और ईज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, ईज तो तब बनेगा जब हम इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस या कर रहे हैं। तो या तो नहीं है, तो बचा क्या? द सम हैज टू बी सॉल्व बाय अस। तो आज यहीं पर बंद करते हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं अगला वीडियो में आपको अपलोड करके एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर मैंने कुछ वीडियोस एक्सप्लेन किए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट आई कैन अगेन ब्रश अप एंड उसको नए तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। और डू कमेंट एंड शेयर, दिस शेयर एंड कमेंट ऑल्सो मोटिवेट अस टू गो फॉर मोर। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी गिवन बाय मे बी बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो।